नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं पुणे हिट एंड रन मामले से, जिसमें बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पता चल रहा है कि नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को बदलने के लिए हादसे के बाद 3 घंटे के भीतर नाबालिग आरोपी के पिता और डॉक्टर के बीच 14 बार फोन पर बात हुई है। इसी बीच आरोपी के दोस्तों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुणे से मेरी सहयोगी सुजाता द्विवेदी इस मामले पर और ताजा और अहम जानकारी दे रही है। पुणे पोर्शे मामले में अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए गए हैं, जहां एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा दिए गए उस नाबालिग आरोपी को बेल को लेकर, जिसमें जांच की जाएगी कि आखिर रविवार के दिन कोर्ट को चालू कर जो है उस जुवेनाइल को आरोप से मुक्त कर बेल किन तथ्यों पर दिया गया। इसी के साथ इस समय अस्पताल के जो डीन हैं विनायक काले, उन्हें कंपलसरी लीव पर भेज दिया गया और साथ ही जो 2 डॉक्टर्स अरेस्ट हुए हैं, जिनमें डॉक्टर अजय तावरे और श्री हरि करनोल का नाम शामिल है, और वो चपरासी अतुल खटकांबले, तीनों को इस समय सस्पेंड कर दिया गया है अस्पताल के प्रशासन द्वारा। और साथ ही पुणे क्राइम ब्रांच अब उन तथ्यों पर काम कर रही है, जहां पर एक और उस कार को बरामद कर लिया गया है, जिसे औरंगाबाद लेकर नाबालिग आरोपी के पिता फरार चल रहा था, और औरंगाबाद से उस गाड़ी को लाकर अब येरवाड़ा पुलिस स्टेशन में रखा गया है आगे की जांच करने को लेकर। इसी के साथ एक और, जहां कल तमाम 3 आरोपियों के जो है कस्टडी खत्म हो रही है, जिसके चलते इस समय अस्पताल से गिरफ्तार तीनों आरोपियों को लाकर पुणे क्राइम ब्रांच में एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर जो है पूछताछ की जा रही है, ये समझने के लिए कि आखिर जो फोन कॉल्स की बात सामने आ रही है, जहां पर एक और नाबालिग आरोपी के पिता द्वारा लगभग 20 कॉल्स किए गए हैं डॉक्टर अजय तावरे को बात करने को लेकर, और साथ ही उन्हें ब्लड सैंपल्स, डीएनए टेस्ट और साथ ही ओवरऑल हेल्थ चेकअप पर फेरबदल करने को लेकर, ताकि उनका आरोपी बेटा बच सके। लेकिन इस समय पुणे क्राइम ब्रांच न सिर्फ इन तमाम एंगल्स, बल्कि जो उस रात 19 मई की रात किन किन को जो है आरोपी के पिता द्वारा कॉल्स किए गए थे और क्या कुछ जो है बातें कही गई थी, इसको लेकर भी इस समय जांच शुरू हो चुकी है। जब अस्पताल के डीन विनायक काले ने ये बात स्पष्ट की और साथ ही स्वीकारा कि उन्हें पत्र लिखा गया था विधायक सुनील टिंगरे और हसन मुशरीफ जो मंत्री हैं उनके द्वारा, ये बताते हुए कि अजय तावरे को प्रमोट किया जाए और उन्हें उस डिपार्टमेंट का, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड बताया जाए, जिसके चलते इस समय तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप एक और जहां जारी है, वहीं दूसरी तरफ पुणे क्राइम ब्रांच इस समय ये इंश्योर कर रही है कि हर तरीके से काम कर जो है मामले में जो कुछ भी तथ्य है वो सामने आए। और इसी के साथ अजय तावरे से लेकर जो है वो ड्राइवर तक से पूछताछ जारी है, समझने के लिए कि आखिर नाबालिग आरोपी के पिता द्वारा और साथ ही उसके परिवार द्वारा क्या कुछ जो है कोशिशें की गई थी अपने आरोपी बेटे को बचाने के लिए। पुणे से कैमरा पर्सन सिंदेश बाइकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए आपको दिखाते हैं भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मुंबई से सटे नवी मुंबई में इस परियोजना के तहत 394 मीटर का सुरंग बनकर तैयार हो चुका है। रिकॉर्ड 6 महीने के समय में 100 लोगों की टीम निर्माण कार्य में 24 घंटे तक लगी रही। क्या है इसकी खासियत, आइए आपको नवी मुंबई से सुरंग के भीतर से इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश में बुलेट ट्रेन की परियोजना पर बुलेट की रफ्तार से काम की कोशिश हो रही है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चल रही इस परियोजना के तहत नवी मुंबई में 394 मीटर लंबी सुरंग तैयार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन की जो गति है वो महाराष्ट्र में किस कदर आगे बढ़ रही है, ये दिखाने के लिए हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं। मुंबई से सटे नवी मुंबई में इस वक्त हम हैं NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की साइट पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं 394 मीटर का ये टनल, जो कि रिकॉर्ड 6 महीने में खोदकर इसे तैयार किया गया है। सेफ्टी गेट में इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी हम टनल के अंदर जाने वाले हैं। इसकी खासियत और क्यों है आखिर ये टनल चर्चा में, ये सब आपको हम अंदर जाकर दिखाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ। 26 मीटर गहरी झुकी हुई ये ADIT सुरंग न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यानी कि NATM के जरिए लगभग 3.3 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने में मदद करेगी, जिससे प्रत्येक तरफ लगभग 1.6 मीटर तक सुरंग बनाने की सुविधा मिलेगी। नवी मुंबई के घनसोली में तैयार इस मध्यवर्ती सुरंग एडिट के पूरा होने से महाराष्ट्र में BKC और शिलभाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के काम में तेजी आएगी।
करीब 27,000 किलो विस्फोटक के जरिए 200 से ज्यादा बार ब्लास्ट कर इस सुरंग को तेजी से बनाया गया। तो 394 मीटर लंबे इस टनल में अब हम प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते के साथ ही आपको बता दें कि ये मुख्य वो टनल नहीं है जहां से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। इसको एडेड टनल कहते हैं, यानी कि अतिरिक्त संचालित मध्यवर्ती सुरंग, जो मुख्य टनल होंगे उसके निर्माण, संचालन, वाहनों को ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल होगा, इस टनल का इस्तेमाल होगा और आपातकालीन स्थिति में भी एक निकासी द्वार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाना है। आपको बता दें कि इसे किस तरह से बनाया गया है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है, जिसमें ड्रिलिंग भी होता है, ब्लास्टिंग भी की जाती है। तो जो 21 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है मुंबई से नवी मुंबई यानी कि बीकेसी से घनसोली तक का, वो 21 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर जो स्ट्रेच है टनल का, वहां पर ड्रिलिंग मशीनों का इस्तेमाल होगा, बोरिंग ड्रिलिंग मशीन का। लेकिन जो शेष 5 किलोमीटर है वहां पर ये न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल होगा, जहां पर ब्लास्टिंग भी की जाएगी ड्रिलिंग के साथ। तो यहां पर 27,515 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल करके 214 विस्फोट किए गए। फायर की ऐसी कोई एक्टिविटी यहाँ पर ना हो, इसीलिए नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स इस्तेमाल किए गए। 394 मीटर की जो लंबी सुरंग है, इस उपकरण का इस्तेमाल किया गया है ताकि वाइब्रेशन को मॉनिटर किया जा सके। पानी का भी ड्रिलिंग के दौरान इस्तेमाल होता है, तो उस पानी के निकासी के लिए ये पाइप देखें आप यहाँ पर लगी हुई है। ये थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है, आप देख सकते हैं 26 मीटर ये जो सुरंग है वो झुकी हुई है। और अगर आपको एंट्री पॉइंट पे हम दिखा दें तो यहाँ पर ऐसा बोर्ड तैयार किया गया है ताकि जितने स्टाफ अंदर हो उन पर निगरानी रखी जा सके। इस वक्त हम भी एंट्री करके ही अंदर प्रवेश करेंगे। सुरंग के भीतर ऑक्सीजन कम होने के कारण मजदूरों की सुविधा के लिए पीले रंग का ये लंबा वेंटिलेशन डक्ट बनाया गया है। सुरंग में जगह जगह वाइब्रेशन मॉनिटरिंग उपकरण लगे हैं ताकि ब्लास्ट के समय कंपन को मापा जाए। लैंडलाइन, फर्स्ट एड बॉक्स जैसी कई सुविधाएं अंदर नजर आईं। आप देखें तमाम जो वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, वो हमारे आगे किस तरह से चल रहे हैं। हमारी सुरक्षा को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है सेफ्टी गियर के साथ। यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा कम होता है, तो उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। NHSRCL के स्टाफ के साथ ही जो तमाम वर्कर्स हैं 100 की संख्या में अंदर टनल बनने के दौरान वो मौजूद रहे और 6 महीने के रिकॉर्ड टाइम में इस टनल को तैयार किया गया है। तो इस सुरंग की खुदाई के बाद की पहली तस्वीर आप NDTV पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि जब ये तैयार हो जाएगा सुरंग पूरी तरह से बनके, तो इसकी चौड़ाई है वो 11 मीटर के करीब होगी और जो इसकी ऊंचाई है वो 6.4 मीटर की होगी। इस सुरंग का लगभग 7 किलोमीटर हिस्सा ठाणे क्रीक में समंदर के नीचे से गुजरेगा। और इन 21 किलोमीटर में से आपको बता दें कि जो 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो समंदर के नीचे से आएगा। ठाणे क्रीक का वो हिस्सा होगा जो कि समंदर के नीचे से गुजरेगा। तो अपने आप में देश में ये ऐसा पहला टनल होगा जो इतनी लंबाई के साथ तैयार हो रहा है और समंदर के नीचे 7 किलोमीटर का स्ट्रेच गुजरने वाला है। अतिरिक्त संचालित मध्यवर्ती सुरंग यानी कि एडेड टनल के बिल्कुल अंत छोर पर हम मौजूद हैं और आप देखिए जो मुख्य टनल है जहां से बुलेट ट्रेन गुजरेगी उसकी ड्रिलिंग का काम चल रहा है। जैसे भी मशीनें अंदर मौजूद हैं, तमाम वर्कर्स आप देखें हाथ में पानी भी लिए, क्योंकि जब ड्रिलिंग होती है तो पानी का भी इस्तेमाल होता है और ये ड्रिलिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। अब से कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर ब्लास्ट भी किया जाएगा। तो चूंकि मीडिया यहाँ पर मौजूद है, मीडिया को देखते हुए कुछ देर के लिए ब्लास्ट रोका गया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर ब्लास्ट भी किया जाएगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल करके इस टनल को तैयार किया गया है, यानी कि ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग दोनों ही करके इस टनल को बनाया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए कुल करीब 1 लाख करोड़ की लागत की बात कही जा रही है। तो टारगेट ये है कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जो पहला फेज है उसकी सौगात रेल मंत्री भी बता चुके हैं कि 2026 में ही लोगों को मिल जाएगी। आपको बता दें कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ये बुलेट ट्रेन की सौगात है ये लोगों को मिलने वाली, जिसका शुभारंभ जो है वो 2017 में ही हुआ था, लेकिन जो इसका काम है वो नवंबर 2021 से शुरू हुआ। लेकिन जो लैंड एक्विजिशन है, ज़मीन अधिग्रहण का काम, उसमें बहुत देरी हुई, खासतौर से महाराष्ट्र के पैच में, इसीलिए इतना समय लगा। लेकिन अब इसकी गति किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, कह सकते हैं कि बुलेट की रफ्तार से इसको बढ़ाने की कोशिश है। तो टनल के भीतर कुछ ही मिनटों के वॉक थ्रू ने हमारी क्या हालत कर दी, आप देख सकते हैं। पसीने से हम सराबोर हैं, लेकिन हमारे पीछे आप देखें बुलेट ट्रेन के इस कार्य में, निर्माण में जो जाबाज लगे हुए हैं, उनकी टीम आप यहाँ पर देखें जो 24 घंटे तक लगातार इस निर्माण कार्य में लगे रहे और रिकॉर्ड 6 महीने के भीतर इन्होंने ये टनल तैयार कर दिया है।
मुंबई से सटे नवी मुंबई से कैमरा पर्सन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देहरादून में रिस्पना नदी को बचाने की कोशिश किस तरह से हो रही है, दिखाएंगे इस पर आपको विशेष रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आइए बात करते हैं देहरादून की, जहां नदी किनारे अतिक्रमण को हटाने का अभियान चल रहा है। एनजीटी के आदेश के बाद 525 अवैध कब्जों को चिन्हित करके इसे तोड़ने का काम शुरू है, लेकिन किस तरह से रिस्पना नदी ने अपना असली स्वरूप खो दिया है, आपको दिखाते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। रिस्पना नदी जो कि कभी देहरादून की जान हुआ करती थी, शान हुआ करती थी, लेकिन ये नदी आज एक गंदे नाले में बदल गई है। वजह यही है कि इसमें हर तरह का सीवर आ रहा है, इसके अलावा कचरा इसमें बहुत ज़्यादा फेंका जा रहा है। इस वक्त ये नदी हुआ करती थी, शायद आपको लगे कि नाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कूड़े का पहाड़ हुआ होता था और जिसको अभी सफाई करने का अभियान चल रहा है। उम्मीद यही है कि इसको जल्द ही साफ़ किया जा सकेगा। इस वक्त ये जेसीबी काम कर रही है। इसका सिर्फ यही काम है कि यहाँ पर ये इसको कूड़ा को इकट्ठा करके ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से भेजा जाता है और लगातार यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है। 30-45 साल पहले यहाँ एक अच्छी खासी नदी बहती थी, लेकिन लगातार शहरीकरण की वजह से इस पर अतिक्रमण होता रहा और इसका कैचमेंट एरिया कम होता गया। हर रिवर का एक कैचमेंट एरिया होता है जिसमें रिवर अपने आप अपने को रिचार्ज करती है, और ना केवल रिचार्ज करती है, कभी जब एक्सेस पानी होता है इसमें तो हमारे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसको भी ये दोबारा से इसको रिप्लेनिश करती है। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये इसमें 15-20 मीटर की ये नाले में तब्दील हो गई है, इस पर पुश्तावाल बना के लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और जिस समय बन रहे थे इनको रोका भी नहीं गया, तो आज ये वो रिचार्जिंग वगैरह इसकी पूरी ख़त्म हो चुकी है और ऊपर से इस पर दुनिया भर का कूड़ा और सीवर डाला जा रहा है। इस नदी को अगर जीवित करना है तो इसकी सहायक नदियों को भी जीवित करना होगा और इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, इनकी भी कुछ स्टडीज़ हुई हैं, तो इसकी जो स्ट्रीम्स को रिवाइवल करने की जो योजना है उनको भी बड़ी जल्दी से और त्वरित गति से यदि हम करेंगे तो ये रिवाइव हो जाएगी। सबसे बड़ी इसमें चीज़ है, लेकिन सॉलिड वेस्ट कैसे हटे। मुझे लगता है इसमें 7-8 हज़ार टन इसमें वेस्ट पड़ा होगा ओवरऑल। रिस्पना नदी पुनर्जीवित अभियान के तहत 3 महीने में 130 टन कूड़ा साफ किया गया और जो 525 अवैध इमारतें हैं उनमें से 60 से ज़्यादा हटाई गई। रिस्पना नदी के आसपास अवैध कब्जा हटाने का काम जोरों पर चल रहा है ताकि बची कुची नदी की चौड़ाई बची रहे। इसके अलावा सफाई अभियान भी जारी है ताकि नदी को पुनर्जीवित किया जा सके। इसके किनारे एक तो अतिक्रमण का इश्यू है, दूसरा साफ़ सफाई का भी इश्यू है। तो मशीन्स के द्वारा रिस्पना में सफाई का अभियान लगातार किया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट या अन्य वेस्ट जो भी है वो नदी से रिमूव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो आबादी नदी किनारे बसी हुई है उससे कूड़ा कचरा ना फेंका जाए, वहाँ पे हमारे द्वारा जाल लगाने का भी प्रस्ताव इसमें किया जा रहा है। दोनों तरफ जाल लगाया जाएगा। जहाँ तक एनक्रोचमेंट का विषय है, इसमें माननीय एनजीटी के भी निर्देश हैं। इसके क्रम में पिछले दिनों एक अभियान चलाया गया था। नदी के पुराने स्वरूप को लौटाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी नदी है उसे पुनर्जीवित करने के लिए सरकार, प्रशासन और एनजीओ भी सभी काम कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट स्पॉट को लिया जो नालापनी चौक है, जिसमें 4 वार्ड का क्रॉस सेक्शन है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़, करीब 17-17 फीट के कूड़े के पहाड़ बने हुए थे। हमने वहाँ से सफाई शुरू की थी और हम रोज़ वहाँ पे जाते हैं और आज 3 महीने हो गए हैं। आज हमें 91st डे है, समझ लीजिए 91वां दिन है। हमने करीब 130 टन कूड़ा इसमें से हटा दिया है। नाले में बदल चुकी रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। एक तरफ अवैध अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ इस नदी में फैला हजारों टन कूड़े को साफ कर इस नदी को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। मकसद सिर्फ यही है कि इस रिस्पना नदी को दोबारा से जीवित किया जाए, इसे नदी का स्वरूप दिलाया जाए। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।
और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।